हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब। मैंने पिछली वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर का सेकंड लॉ दैट इज कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो एक्सप्लेन किया था, और दोनों लॉज के बेसिस पे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो न्यूमेरिकल्स बने थे वो सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक दैट इज व्हाट इज एन एटम। एटम हम पहले ही जानते हैं कि क्या होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग इज अ मैटर, राइट, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें अपनी इन नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, हम उन्हें देख ही नहीं सकते, वो इतने स्मॉल होते हैं, वो इनडिविजिबल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको और डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो इतने छोटे पार्टिकल्स का नाम दिया गया था एटम। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। वो एटम्स कंबाइन होके वो एलिमेंट बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं या मिक्सचर बनते हैं। एवरीथिंग इज अ मैटर, राइट। ओके, सो व्हाट इज एन एटम, ये तो हमें क्लियर है। वो पार्टिकल्स जिनसे मैटर बने हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट। Atoms are very small. They are smaller than anything we can imagine or compare with. राइट, एटम्स वो इतने छोटे हैं कि शायद हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उन्हें मतलब देखना तो दूर की बात है। ओके, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स आर different elements. Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. डाल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, वो वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स यूज करे थे फॉर। ठीक है, नाउ-अडेज IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, is an international scientific organization which approves names of elements, symbols and units. तो अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनके यूनिट्स को अप्रूव करते हैं। ओके, हम ऐसे ही अपने आप से कुछ भी किसी का नाम नहीं रख सकते। नेक्स्ट, ये देखो, ये डाल्टन ने दिए थे ये एलिमेंट्स के सिंबल्स। ठीक है, अब ये मॉडर्न डे से तो नहीं मिलते। देखो, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। ओके, नेक्स्ट, एटॉमिक मास। ओके, अब जो स्मॉल पार्टिकल्स से जो मैटर बने हैं उनका कुछ ना कुछ तो मास, एवरीथिंग हैज अ मास। ओके, उनका भी कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो यूनिट भी होगा। ठीक है, तो हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं। The remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had an atomic mass. Okay, everything has a mass. ठीक है, कोई भी बिना मास के तो नहीं रह सकता है ना, हर किसी का वेट होता है, तो एवरी एलिमेंट का भी वेट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इज यू, दैट इज यूनिफाइड मास। अब जैसे हम बॉडी वेट करते हैं तो वो केजी में नापा जाता है। ठीक है, या लिक्विड चीज़ों को लीटर में नापा जाता है। ओके, हर चीज़ का जो वेट होता है उन सब का एक यूनिट भी होता है। वैसे ही एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, यू है। ओके, while searching for various atomic mass units, scientists initially took 1 by 16 of the mass of an atom of naturally oxygen as unit. This was considered relevant due to two reasons. So basically, जब सब लोग कंफ्यूज थे कि एलिमेंट का मास आखिर हो क्या सकता है, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इनिशियली क्या किया कि ऑक्सीजन का जो
ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 1/16, वही सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यूनिट बना दिया। लेकिन क्यों? उसके पीछे रीजंस क्या थे? ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। फर्स्ट ये था रीजन कि ऑक्सीजन एक अकेला एक ऐसा एलिमेंट था जो सारे एलिमेंट से लगभग रिएक्ट होता है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे वाटर के लिए हमें H2O, हमें H2O चाहिए, उसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है एलिमेंट। CO2 अगर हमें प्रोडक्ट है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होता है, इसीलिए हमने इसी के एटॉमिक मास को सबका एटॉमिक मास यूनिट बना दिया। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या है? दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव masses ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। ठीक है, इसका एटॉमिक मास यूज करने से हमें बाकी सारे एलिमेंट्स का जो टोटल एटॉमिक मास हम निकालते थे वो हमें होल नंबर्स में मिलने लगे। ओके, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट, similarly the relative mass of the atom of an element is defined as the average of the mass of the atom as compared to one। okay, ये कुछ नहीं है कि जैसे रिलेटिव मास, जैसे ये एक फॉर्मूला है कि अगर आपको एटम का रिलेटिव मास निकालना है तो जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज कर देंगे तो रिलेटिव मास ऑफ द एटम आ जाएगा। ये समझने वाली बात थी कि एटॉमिक मास का यूनिट 1/16 क्यों लिया जाता है, ऑक्सीजन का क्यों लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, या एटॉमिक इन 1/16 वो किसका मास है। ओके, किसका एटॉमिक मास है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? Atoms of most elements are not able to exist independently. Atoms form different molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel और touch. ये तो बेसिक चीज है कि एटम्स जो है एक सिंगल इंडिपेंडेंटली तो सरवाइव नहीं कर सकता ना, क्योंकि समझने वाली बात है कोई इतनी छोटी चीज जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो एक इंडिपेंडेंट, मतलब हवा में जो धूल उड़ती है उसके कण भी हमें दिखाई देते हैं, वो उससे भी छोटा है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो जब तक वो कंबाइन होकर एक मैटर में कोई चीज में ना बने तब तक हम ना उसे देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। इसलिए एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली दे कैन नॉट सर्वाइव। ओके, इसीलिए उनको कंबाइन होकर उनको डिफरेंट एलिमेंट्स का शेप लेना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स का शेप लेना पड़ता है। ठीक है, वो जब तक कोई शेप नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कि कंक्लूजन यही है कि उनको एक मैटर में खुद को कंबाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं एंड उनको फील कर सकते हैं। राइट, सो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ठीक है, जिनका समझना आपको जरूरी था। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो मॉलिक्यूल्स है उसमें न्यूमेरिकल्स फिर और थोड़ा वो डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते रहना शुरू से। न्यूमेरिकल्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन चैप्टर में से थ्योरी जो है वो 1 मार्कर 2 मार्कर वो बन सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बन सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो थ्योरी भी पढ़ो, न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है,
और चैप्टर को ऐसे ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।